हेलो एवरीवन, सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, क्योंकि हार भी गए तो सीख ही मिलेगी। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा विशेष टॉपिक है जिसका नाम है अमेरिका चीन तनाव। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? उत्तर है हरियाणा। हरियाणा के राखी गढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थलों को राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। अन्य स्थलों में दिल्ली में अनंगताल, आंध्र प्रदेश में चिंताकुटा में रॉक पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश में कालेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि शामिल है। राखी गढ़ी साइट केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 से जुड़ा है? उत्तर है विदेश मंत्रालय। संसद ने हाल ही में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली, गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। विदेश मंत्रालय ने यह विधेयक पेश किया। यह 2005 के अधिनियम में संशोधन करना चाहता है और व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्त पोषण से रोकना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली अचिंता सूली किस खेल से जुड़े हैं? उत्तर है भारोत्तोलन। 20 वर्षीय अचिंता सूली ने भारोत्तोलन के 73 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 313 किलोग्राम, स्नैच में 143 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 170 किलोग्राम के संयुक्त प्रयास से पहला स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 1 अगस्त। ट्रिपल तलाक नियम के खिलाफ कानून लागू करने का जश्न मनाने के लिए हर साल 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक-ए-बिद्दत के नाम से भी जाना जाता है, को अवैध बना दिया गया था और कानून के अनुसार अपराधियों को 3 साल तक की जेल होगी और जुर्माना भी भरना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने छात्रों के सीखने के परिणाम को बढ़ाने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में छात्रों के सीखने के परिणाम में वृद्धि पर नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, चलिए आज के विशेष टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है अमेरिका चीन तनाव। हाल ही में अमेरिका प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने ताइवान का दौरा किया, जो वर्ष 1997 के बाद से द्वीप पर जाने वाली सर्वोच्च स्तर अमेरिकी अधिकारी हैं। इस यात्रा ने अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा दिया है। हम लोग जानेंगे जो ताइवान चीन मुद्दा क्या है। तो ताइवान दक्षिणी पूर्व चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है जो फौजो, कांझौ और जियामेन के चीनी शहरों के सामने है।
इतिहास इसका यह शाही राजवंश द्वारा प्रशासित था, लेकिन इसका नियंत्रण वर्ष 1895 में जापानियों को दे दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद यह द्वीप वापस चीनी हाथों में चला गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों द्वारा मुख्य भूमि चीन में गृह युद्ध जीतने के बाद राष्ट्रवादी कुओमिंतांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक वर्ष 1949 में ताइवान भाग गए। चियांग काई शेक ने द्वीप पर चीन गणराज्य की सरकार की स्थापना की और वर्ष 1975 तक राष्ट्रपति बने रहे। गृह युद्ध में चीन और ताइवान के विभाजन के बाद चीन गणराज्य की सरकार को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरी ओर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी ने मुख्य भूमि में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना की। तब से पीआरसी ताइवान को देशद्रोही प्रांत के रूप में देखता है और यदि संभव हो तो शांतिपूर्ण तरीकों से ताइवान के साथ पुनः एकीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो चीन ने यह तर्क देते हुए ताइवान हमेशा एक चीनी प्रांत रहा है, कभी भी इसके अस्तित्व को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी। लेकिन चीन और ताइवान के बीच आर्थिक संबंध रहे हैं। ताइवान के कई प्रवासी चीन में काम करते हैं और चीन ने ताइवान में निवेश किया है। ताइवान के प्रति अमेरिकी नीति क्या है? तो इसने 1970 के दशक से वन चाइना नीति को जारी रखा है, जिसके तहत यह ताइवान को चीन के हिस्से के रूप में देखता है। वन चाइना नीति का अर्थ है कि जो राष्ट्र चीन के जनवादी गणराज्य पीआरसी के साथ राजनयिक संबंध रखना चाहते हैं, उन्हें चीन गणराज्य आरओसी के साथ संबंध तोड़ते हुए चीन के रूप में पीआरसी को नहीं बल्कि आरओसी को चीन के रूप में मान्यता देनी होगी। इस नीति के अंतर्गत मुख्य भूमि चीन में कम्युनिस्ट सरकार वैध प्रतिनिधि थी और ताइवान इसका एक अलग हिस्सा था, लेकिन ताइवान के साथ भी उसके अनौपचारिक संबंध हैं। लेकिन ताइवान के साथ इसके अनौपचारिक संबंध भी हैं तथा सैन्य उपकरण और खुफिया जानकारी प्रदान करके द्वीप को बाहरी आक्रमण से बचाने के क्रम में यह ताइवान की सहायता करती है। अब हम लोग जानेंगे ताइवान के प्रति भारतीय नीति क्या है। तो भारत भी एक चीन नीति का पालन करता है और ताइवान के साथ उसके औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं, लेकिन राजनयिक कार्यों के लिए ताइपे में इसका एक कार्यालय है। भारत ताइपे एसोसिएशन का नेतृत्व एक वरिष्ठ राजनयिक करते हैं, जबकि ताइवान का नई दिल्ली में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC है। भारत ताइवान के संबंध मूल रूप से व्यापार, वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा पर केंद्रित थे। हाल के दिनों में गलवान में चीन की जुबानी जंग के बाद भारत ने ताइवान के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए हैं। भारत सरकार ने ताइपे में अपना दूत बनाने के लिए राजनयिक को चुना था। साथ ही सत्ताधारी पार्टी के 2 सांसद ताइवान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल मोड के जरिए शामिल हुए। ताइवान का महत्व क्या है? तो अर्धचालक एक ऐसा महत्वपूर्ण घटक है जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन से लेकर कारों में ब्रेक सेंसर तक इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देने हेतु उपयोगी है। चिप्स के उत्पादन में फर्मों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है जो उन्हें डिजाइन करते या बनाते हैं, साथ ही वे जो प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करते हैं। ताइवान अधिकांश अर्धचालक ताइवान में उत्पादित होते हैं और यह अर्धचालक निर्माण की आउटसोर्सिंग पर हावी है। इसके अलावा इसके अनुबंध निर्माताओं ने पिछले वर्ष कुल वैश्विक अर्धचालक राजस्व का 60% से अधिक हिस्सा प्राप्त किया। तो दोस्तों चलिए आज के स्टैटिक्स GK की ओर चलते हैं और वाटरफॉल्स के बारे में ही आज जानेंगे।
कल जहाँ तक हम लोगों ने वाटरफॉल्स के बारे में जाना, झरना के बारे में जाना, उससे आगे आज हम लोग जानेंगे। तो अगला है पेंचालाकोना फॉल्स, जो कि 219 मीटर ऊंचाई है, और अगर फीट में बात करें तो 719 फीट की ऊंचाई है, जो नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में है। अगला है कोने फॉल्स, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर है, यदि फीट में बात करें तो 660 फीट की है, और यह लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है सोचिपारा फॉल्स, जो कि 200 मीटर ऊंचा है और 660 फीट ऊंचा है, जो केनानाड जिला केरल में स्थित है। अगला है मैगोडा फॉल्स, जो 198 मीटर ऊंचा है और फीट में 650 फीट का है, जो कि उत्तरा कन्नड़ जिला कर्नाटक में स्थित है। अगला है हैबेबे फॉल्स, जो 168 मीटर ऊंचा है, फीट में 551 फीट का है, और यह चिकमगलुरु जिला कर्नाटक में स्थित है। अगला है दुदुमा फॉल्स, जो 175 मीटर ऊंचा है और फीट में 574 फीट का है, और यह कोरापुट जिला ओडिशा में स्थित है। अगला है जोरांडा फॉल्स, जो कि 157 मीटर ऊंचा है और फीट में 515 फीट का है, यह मयूरभंज जिला ओडिशा में स्थित है। अगला है पलानी फॉल्स, जो कि 150 मीटर ऊंचा है और 490 फीट का है, यह कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है लोध फॉल्स, जो कि 143 मीटर ऊंचा है, यदि फीट में बात करें तो 469 फीट की है, और यह लातेहार जिला झारखंड में स्थित है। अगला है बिशप फॉल्स, जो कि 135 मीटर ऊंचा है, यदि फीट में बात करें तो 443 फीट की है, और यह शिलोंग मेघालय में स्थित है। अगला है चचाई फॉल्स, जो कि 130 मीटर ऊंचा है, यदि फीट में बात करें तो 430 फीट की है, और यह रीवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है केओटी फॉल्स, जो कि 130 मीटर ऊंचा है, फीट में 430 फीट का है, और यह रीवा जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है कलहट्टी फॉल्स, जो कि 122 मीटर ऊंचा है, फीट में 400 फीट का है, और यह चिकमगलुरु जिला कर्नाटक में स्थित है। अगला है बिडौन फॉल्स, जो कि 120 मीटर ऊंचा है और फीट में बात करें तो 390 फीट का है, और यह शिलोंग मेघालय में स्थित है। अगला है के पपा फॉल्स, जो कि 116 मीटर ऊंचा है और फीट में 381 फीट का है, और यह उत्तरा कन्नड़ जिला कर्नाटक में स्थित है। अगला और अंतिम है कोसोली फॉल्स, जो कि 116 मीटर ऊंचा है और फीट में बात करें तो 381 फीट का है, और यह उडुपी कर्नाटक में स्थित है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।